हामिद मीर अपने नए ब्लॉग बहुत मुश्किल हूं में लिखते हैं कि हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मिर्जा गालिब जिंदा होते तो ये कभी ना कहते कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। आज के दौर की मुश्किलें तो नाकाबिले बयान हो चुकी हैं। आजकल मुझे सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई फर्क नजर नहीं आता। तीनों जमातें गोया एक दूसरे में गडमड हो चुकी हैं। तीनों जमातों में मौजूद मेरे कुछ दोस्त ऑफ द रिकॉर्ड वही महसूस करते हैं जो मुझे नजर आता है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। हामिद में लिखते हैं कि आजकल इमरान खान बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट बने हुए हैं। पिछले साल तक नवाज शरीफ बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे और उनसे पहले आसिफ अली जरदारी ने भी एस्टैब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की थी। लेकिन इन तीनों ने अपने अपने अदवारे हुकूमत में जबरी गुमशुदगियों का मसला हल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 3 साल पहले इन तीनों जमातों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए अपने तमाम इख्तलाफात पसे-पुश डाल दिए और कंधे से कंधे मिलाकर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून पास किया। इन तीनों का इनकलाब आईएमएफ की चौखट पर खत्म हो जाता है। तीनों का आईएमएफ पर भी हसीन इत्तफाक है। हो सकता है कि वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा को ये लगे कि मैं जबरदस्ती नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को इमरान खान के साथ गलत मलत कह रहा हूं। पिछले साल तक फवाद चौधरी साहब को भी ऐसा ही लगता था। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका तरमीमी कानून हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो हमारे साथियों ने शोर मचाया कि इमरान खान की हुकूमत मीडिया पर वही तलवार चला रही है जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने 2016 में चलाई थी। फवाद साहब को हमारी ये चीखो पुकार बहुत बुरी लगी। इमरान खान के दौर में जब सहाफियों के साथ मारपीट होती थी तो फवाद साहब फरमाया करते थे, कुछ कुछ सहाफी बैरून मुल्क सियासी पनाह हासिल करने के लिए अपने ऊपर हमलों का ड्रामा रचाते हैं। वो जिस हुकूमत के हर गलत काम का दिफा करते थे, हम उस हुकूमत के हर बुरे काम पर तनकीद करते थे। लिहाजा उनके साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत खासी कशीदा थी। चंद दिन पहले फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया तो मैंने उन पर बगावत का मुकदमा बनाने की मजम्मत की। मेरी ये गुस्ताखी मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्तों को बड़ी नागवार गुजरी। एक मेहरबान ने फवाद चौधरी की तरफ से मेरे खिलाफ दिए जाने वाले बयानात और ट्वीट्स निकाले और बड़े तंजिया कलमात के साथ मुझे फॉरवर्ड कर दिए। फवाद भाई के बयानात खासे सख्त थे जिन्हें मैं भूल चुका था। क्या माजी के इन बयानात की वजह से मैं उन पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 124A के तहत बगावत का मुकदमा बनाने की हमायत कर दूं? अगर मैंने अक्टूबर 2020 में लाहौर के थाना शाहिदरा में नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के 40 रहनुमाओं के खिलाफ 124A का मुकदमा बनाने को गलत कहा था तो मैं फवाद चौधरी पर 124A का मुकदमा बनाने की को सही कैसे कह सकता हूं? फवाद चौधरी को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया और मुंह पर काला कपड़ा डालकर हथकड़ियों के साथ अदालत में लाया गया, वो काबिल मुजम्मत नहीं बल्कि अरबाबे अख्तियार के लिए काबिल शर्म भी है। इमरान खान के दौर हुकूमत में रुकने कौमी असम्बली अली वजीर को पिशावर से गिरफ्तार किया गया और हथकड़ियां पहनाकर कराची ले जाया गया। अली वजीर के मामले में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमतों ने एक दूसरे से मिसाली ताउन का मुजाहरा किया क्योंकि अली वजीर को हथकड़ियां लगाकर शहर शहर घुमाने का हुक्म जनरल बाजवा की तरफ से आया था। अली वजीर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 1 दर्जन के करीब मुकदमात कायम थे जिनमें 124A का बार बार इस्तेमाल किया गया था। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत असम्बली में अली वजीर का वोट चाहिए था तो उन्हें इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया, लेकिन जब बजट इजलास में शिरकत के लिए कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया तो अली वजीर को इस्लामाबाद नहीं लाया गया। अली वजीर पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की हुकूमत ने बगावत के मुकदमे बनाए जबकि फवाद चौधरी पर इस्लामाबाद पुलिस ने बगावत का मुकदमा बना दिया। अब आप ही बताइए कि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में क्या फर्क है? जब इमरान खान वजीर आजम थे तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने 124A की खात्मे के लिए सेनेट में बिल पेश किया। सेनेट ने यह बिल मंजूर करके कौमी असम्बली को भेजा, लेकिन कौमी असम्बली ने इस बिल को लापता कर दिया। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। दोनों जमातें चाहें तो 124A के खात्मे का बिल मंजूर कर सकती हैं, लेकिन ये दोनों जमातें ये नेक काम नहीं करेंगी क्योंकि फिलहाल उन्हें 124A को अपने कई और सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना है। 124A नौ आबादियाती दौर के यादगार है।
حامد میر لکھتے ہیں کہ بال گنگادھر تلک اس قانون کا پہلا نشانہ تھے۔ 1916 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بطور وکیل 124A کے مقدمے میں تلک کا دفاع کیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی، محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور موجودہ حکومت کے کئی سینئر وزراء 124A کو بھگت چکے ہیں۔ فیض احمد فیض، حبیب جالب، میر گل خان نصیر سمیت کئی شاعر، ادیب اور صحافی اس نو عباداتی قانون کا نشانہ بن چکے ہیں۔ جون 2021 میں مجھے اور آسما شیرازی کو بھی اس سیاہ قانون سے ڈرایا گیا۔ پچھلے سال ارشد شریف سمیت کئی صحافیوں کو 124A سے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اب فواد چودھری کے خلاف اس قانون کا استعمال کیا گیا ہے۔ کیا میں وزیر اعظم جناب شہباز شریف سے یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اگر عمران خان کے دور میں علی وزیر پر بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے اور آپ کے دور میں فواد چودھری پر بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے تو پھر بتائیے کہ آپ میں اور عمران خان میں کیا فرق ہے؟ ایک سیاہ قانون نے آپ سب کے چہرے سیاہ نہیں کر دیے؟ تحریک انصاف کے دوست آج کل فواد چودھری کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر تو بولتے ہیں، لیکن جو علی وزیر کے ساتھ ابھی تک ہو رہا ہے اس پر خاموش رہتے ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان سے بہت مختلف ہیں تو سینٹ سے رضا ربانی کی منظور شدہ بل کو قومی اسمبلی سے منظور کر کے دکھائیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ مہنگائی تو ختم نہیں کر سکے، کم از کم 124A ختم کر کے قائد اعظم کی روح کو خوش کر دیں اور میری مشکل بھی دور کر دیں۔